प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। आज हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल से 200 वर्षों बाद पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। गुप्त काल जब चलता रहा तो उसके बाद 200 साल बाद जब गुप्तोत्तर काल आया, उस समय एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम था पुष्यभूति वंश, जो वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम शासक था और सबसे शक्तिशाली शासक भी था, जिसने हुड़ों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। यानी इसके समय में जब हुड़ों ने आक्रमण किया तो इसने उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे तथा उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। और उसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के एक शासक थे ग्रहवर्मन, उनसे किया था। लेकिन एक मालवा का शासक था देवभूति और एक गौड़ वंश का शासक था शशांक। इनने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। प्रभाकर वर्धन के बाद उसका पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठा तो गौड़ शासक शशांक ने उसकी भी हत्या कर दी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। लगभग 40-41 साल हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी थानेश्वर, जबकि बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने संस्कृत के 3 नाटक लिखे हैं जो कि हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के एक दरबारी कवि थे वाणभट्ट। वाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा। चीनी यात्री वैनसांग भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आया और 15 वर्षों तक यहां पर रहा। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण राज्य को भुक्तियों यानी कि प्रांतों में, विषयों यानी कि जिलों में तथा ग्रामों में विभाजित कर दिया था। अपराध कम होते थे इसके साम्राज्य में, क्योंकि जो अपराधी होता था उसको कठोर दंड दिया जाता था, जिसकी वजह से अपराधी डर जाते थे। और यही वजह थी कि इसके शासनकाल में अपराध कम होते थे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। इन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी। वे बहुत दानी थे और हर 5 साल में प्रयाग के मेले में जाकर दान करते थे। संगम नगरी प्रयागराज में माघ के महीने में माघ मेला लगता है। वहां पर कुंभ लगता है और महाकुंभ का पर्व भी मनाया जाता है। महाकुंभ का पर्व प्रत्येक 12 वर्ष बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था, जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और बता दें, ये दुनिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जो कि आवासीय था और यहाँ पर छात्रों के रहने की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती थी। धर्म के साथ साथ व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योगों की भी शिक्षा दी जाती थी। वैनसांग ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण कार्य भी किया। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और ये शिव के उपासक थे, अर्थात शिव की पूजा किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्ष को बादामी के एक चालुक्य वंशी शासक थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उससे इन्हें पराजित होना पड़ा था ताप्ती नदी के किनारे। ये जानकारी एहोल प्रशस्ति जो 634 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है।
हर्ष को एक नाम से और जाना जाता था जो कि था शिलादित्य। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित जो सभा थी उसको मोक्ष परिषद कहा गया है। हर्ष का जो महासेनापति था उसका नाम था सिंहनाद। हर्ष के समय जो राष्ट्रीय आय है उसके 1/4 भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन या उपहार में खर्च होता था, 1/4 भाग धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था, 1/4 भाग शिक्षा के लिए खर्च होता था और बाकी जो 1/4 भाग था वो राजा स्वयं अपने खर्चे के लिए प्रयोग करता था। राजस्व स्रोत के रूप में 3 करों का विवरण मिलता है। पहला है भाग, दूसरा है हिरण और तीसरा है बलि। भाग या भूमि कर पदार्थ के रूप में लिया जाता था, वहीं जो हिरण था वो नगद रूप में लिया जाने वाला कर था, वहीं जो बलि था वो राजा को उपहार में दिए जाने वाली सामग्री थी। जो अश्वसेना का अधिकारी था उसे बृहदेश्वर कहा जाता था, वहीं जो पैदल सेना के अधिकारी होते थे उन्हें बलाधिकृत या महाबलाधिकृत के नाम से जानते थे, जबकि जो सामान्य सैनिक होते थे उनको चाट एवं भाट कहा जाता था। अवंती जो था वो युद्ध एवं शांति का मंत्री था, वहीं जो कुंतल था वो अश्वसेना का प्रमुख होता था, वहीं स्कंदगुप्त हस्त सेना का मुख्य अधिकारी होता था। तो ये कुछ बातें थी जो पुष्यभूति वंश से संबंधित थी, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। तो आइए अब कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है कि पुष्यभूति वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर है वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन था? उत्तर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? उत्तर है राजश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? उत्तर है मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से। प्रश्न आता है कि ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? उत्तर है मालवा के शासक देवभूति और गौड़ वंश के शासक शशांक ने मिलकर उनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न बनता है कि प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है उसका पुत्र राज्यवर्धन। अगला प्रश्न है राज्यवर्धन की हत्या किसने की? उत्तर है गौड़ शासक शशांक ने। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शासनकाल कब से कब तक किया? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर है हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी क्या बनाई? उत्तर है कन्नौज। हर्ष ने कौन कौन से नाटक संस्कृत में लिखे? उत्तर है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के एक दरबारी कवि थे वाणभट्ट, उन्होंने कौन सी रचना लिखी? उत्तर है हर्षचरित। यह प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि हर्षचरित किसने लिखा? तो उत्तर है वाणभट्ट। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है वैनसांग। कन्नौज में एक विशाल धर्मसभा किसने बुलाई थी? उत्तर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष कहां पर दान किया करता था? उत्तर है प्रयागराज। नालंदा विश्वविद्यालय किसके राज्य में था? उत्तर है हर्षवर्धन के राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 647 ईस्वी में। हर्ष को किस बादामी चालुक्य वंशी शासक ने ताप्ती नदी के किनारे पराजित किया था? उत्तर है पुलकेशन द्वितीय ने। यह जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर है ऐहोल अभिलेख। हर्ष को और किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है शिलादित्य।
हर्ष द्वारा जो प्रयागराज में सभा आयोजित हुई थी उसे क्या नाम दिया गया था? उत्तर है मोक्ष परिषद। हर्ष का महासेनापति कौन था? उत्तर है सिंहनाद। अश्वसेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उत्तर है बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहते थे? उत्तर है बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। साधारण सैनिकों को क्या कहते थे? चाट एवं भाट कहा जाता था। युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? उत्तर है अवंती। अश्व सेना का सर्व प्रमुख कौन होता था? उत्तर है कुंतल। हस्त सेना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? उत्तर है स्कंदगुप्त। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हम लोगों ने नजर डाली। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पुष्यभूति वंश के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।